वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का भी बजट सत्र चल रहा है, जिसमें कि सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। पूरी प्रति मैंने मंगाई थी और मैंने उनके भाषण को भी पढ़ा और उसके भाव को भी जाना और समझने का प्रयास किया है। अन्य दलीय नेताओं के बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सहलदेव समाज पार्टी और हमारे सहयोगी अपना दल से जुड़े हुए सभी नेताओं के बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सहलदेव समाज पार्टी और हमारे सहयोगी अपना दल से जुड़े हुए सभी नेताओं ने भी इस सदन में जो विचार रखे हैं, मैं उन सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरे सहयोगी जो हैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी के 39 माननीय सदस्यों ने भी अपनी बातों को यहां पे रखा। विकास का एक नया एजेंडा प्रदेश को दिया। विधानसभा, जनपद और प्रदेश के अंदर विकास की कार्ययोजना कैसे आगे बढ़नी है, इन सभी के साथ ही अपना दल से भी जुड़े हुए माननीय 3 सदस्यों ने समाजवादी पार्टी के 10, बहुजन समाज पार्टी के 5, कांग्रेस के 3, सहलदेव भारत समाज पार्टी के 2, यानी कुल 62 सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लिया है और एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रणाली का सृजन प्रदेश का विधानमंडल कर रहा है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव का विषय है। मैं इसके लिए आप सभी माननीय सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। महोदय, हम सब जानते हैं कि जब प्रदेश के अंदर हमारे सहयोगी वित्त मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना जी यहां पर बजट प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय देश के अंदर भी बहुत सारी बातें उत्तर प्रदेश के बारे में आ रही थी और खासतौर पर बजट पे हम चर्चा करें तो इससे पहले उन मुद्दों पे चर्चा होनी बहुत आवश्यक हो जाती है। इसलिए हो जाती है क्योंकि बजट से उसका संबंध है और कहीं ना कहीं बजट के दायरे के बारे में या कोरोना कालखंड के दौरान मुझे लगता है हर एक तबके ने, अगर राजनीतिक पूर्वाग्रह उनके साथ नहीं जुड़ा है, वो अलग विषय है कि घर के अंदर उन्होंने बजट का सराहना की होगी, लेकिन सार्वजनिक रूप से छोड़ दिया जाए तो बाकी हर तबके ने माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट की यहां पर भूरी भूरी प्रशंसा हर एक तबके ने की है और प्रदेश ही नहीं देश स्तर पर। मेरे पास फिक्की से, सीआईआई से या अन्य उस फील्ड में काम करने वाले लोगों के जो वक्तव्य, जो फोन या जो आपसी बातचीत में उन्होंने अपने वक्तव्य दिए हैं, हर एक ने उसकी सराहना की है, वैसे ही नहीं की। और मुझे इसीलिए नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बातें यहां पर कही, मैंने जैसे कहा कि मैं सचमुच सुनना चाहता था उनके भाषण को और मैंने उनके भाषण के उसको पूरा मैंने निकाला, उसके प्रिंट को निकाल करके मैंने उसको भी देखा। मैंने अनुरोध किया था कि अगर वे अपने बजट भाषण को 12:30 बजे की बजाय 3 बजे के आसपास अपनी बातों को रखेंगे तो मैं सदन में मौजूद हूं। और उनके मित्र खन्ना जी ने उनको ये बात
बताई भी होगी, लेकिन जब भी वे खन्ना जी की बात को नहीं मानते हैं तो उनके साथ धोखा हो जाता है। बजट महोदय, बजट हम लोग ऐसे समय में लेके आए हैं जब वैश्विक महामारी कोरोना है। लोग कोरोना से भयभीत हैं, लेकिन भारत ने कोरोना का प्रबंधन भी बेहतर तरीके से किया और कोरोना प्रबंधन के साथ ही अब कोरोना से बचाव के लिए भी जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, अभी 1 मार्च से 60 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को तब विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी अब वैक्सीन देने का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। यानी भारत की एक अपनी उपलब्धि, भारत के साथ कुछ ना कुछ नई उपलब्धियां जुड़ती जा रही हैं और भारत के लोगों को इस महामारी से बचाने के साथ साथ आरोग्यता प्रदान करने के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, 1 मार्च से फेज 2 का जो कार्यक्रम चला है, मैं स्वयं भी लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में जाकर के उन सभी नागरिकों से, जो वरिष्ठ नागरिकगण जन थे जो उस दिन वैक्सीन लेने के लिए आए थे, अलग अलग तबके के थे, और अपनी लाइन में बैठ करके पूरी धैर्य के साथ वो वैक्सीन लगाने के साथ वो अपने को जुड़े हुए थे। तेजी के साथ एक प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, अद्भुत अनुशासन है, और कोई भी देश अगर अपने नेतृत्व के इस अनुशासन भाव के साथ जुड़ करके कार्य करता है तो उसको दुनिया की महाताकत बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और यह एक शुभ स्थिति वर्तमान में भारत के साथ जुड़ रही है। कोविड से प्रदेश भी प्रभावित हुआ, हमारा राजस्व भी प्रभावित हुआ, आम जनमानस में भी इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन इस सब के बावजूद प्रदेश ने अपनी सारी व्यवस्था को, वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए सारे कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया। और मैं कहना चाहूंगा नेता प्रतिपक्ष पक्ष से कि बजट में जो उन्होंने बातें कही और खन्ना जी को कुछ शेरो शायरी भी सुनाई थी उन्होंने, पता नहीं खन्ना जी ने उस शेरो शायरी का जवाब आपको दिया कि नहीं दिया। कल वे देंगे, कल देने को तैयार हैं, और मैं अपील करूंगा कि वे जरूर खन्ना जी की बातों को सुनेंगे। लेकिन महोदय, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से न कभी उब कहते। यह रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी अक्सरशः सही बैठती है। बजट के परिप्रेक्ष्य में अगर आपको देखना हो तो बिना विचलित हुए हम लोगों ने इसका अनुसरण किया। हम लोगों ने उन बातों को लेकर के आगे बढ़े। लेकिन जब मैं आपकी बात सुन रहा था और आपकी बातों को मैं जब इसमें देख रहा था तो मुझे लगता है कि आपकी बातों से मुझे लग रहा था कि आप बजट को इस रूप में चाहते हैं जो समाजवादी पार्टी के समय में होता था, क्योंकि आप लोगों का कोई वास्तव में बहुत भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं होता था जो सर्वसमावेशी हो, सर्व कल्याणकारी हो, प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला हो। वह भाव न होने के नाते मुझे लगता है कि आपकी पार्टी जो पिछली सरकारें थी
वह केवल एक बात को विश्वास करती थी, वह थी चारवाक का वह सिद्धांत, यावा जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम जीवेत। ये इनका एक भाव होता था। तात्कालिक रूप से मिल जाए, और मुझे लगता है तात्कालिक रूप से न उसमें कोई भाव होता था, न उसमें प्रदेश की भावनाएं होती थी, न विकास का कोई एजेंडा होता था, और न ही कोई प्रदेश के लिए कोई दूर दृष्टि का कोई एक एजेंडा ही उसके अंदर छुपा होता था। और इसलिए हर एक तबका नाराज होता था, और हर तबके ने फिर उसका जवाब भी दिया है, हर एक तबके ने उसका बहुत जवाब भी दिया है। महोदय, मैं चर्चा कर रहा था इस बात को लेकर के, बजट पर ही अगर आप देखेंगे जो टिप्पणी अलग अलग तबके के लोगों ने की, पूर्व मुख्य सचिव, उन्होंने इस बारे में कहा सरकार का विजन क्या, वोट से ज्यादा विकास पर जोर। हमें मालूम है तात्कालिक आवश्यकता के लिए बनाई जाने वाली योजनाएं न पार्टी का न प्रदेश का हित कर सकती हैं। हम एक विजन के साथ विकास के रोडमैप को तैयार किए हैं, और उस रोडमैप के अनुसार हम लोगों ने विकास के इस एजेंडे को लागू किया है। यही पार्टी को भी और प्रदेश को भी एक नई ऊंचाई देगा, पार्टी को लंबे समय तक शासन करने के लिए और प्रदेश को विकास की एक नई अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य करेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के एक विशेषज्ञ ने भी इस बात को कहा कि बजट को सभी वर्गों के उत्थान को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह बजट युवाओं को समर्पित है। पेपरलेस बजट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के लिए को विशेष बधाई। डॉक्टर अरोड़ा ने सरकार द्वारा कोविड-19 टीकाकरण के लिए विशेष रूप से जो प्रावधान किया है, इसके लिए भी उन्होंने आभार व्यक्त करने के साथ ही सुपोषण पर ध्यान देने के लिए भी इसको एक सराहनीय कदम माना है। स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ की राय इस संबंध में हम सबके सामने आती है। चेयरमैन सीआईआई ने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर, स्वस्थ और सुरक्षित बनाने वाला बजट है। ये उस भीड़ से जुड़े हुए लोग हैं जिनको राजनीति से लेने देना नहीं, लेकिन हां, अर्थव्यवस्था और बजट के मुद्दे को लेकर के चेयरमैन पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स, उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। किसानों, युवाओं और महिलाओं के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। कोरोना संक्रमण की आपदा में सभी उद्योगों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस बजट से उद्योगों को एक नई राहत दिखती है। ये पीएचडी चैंबर के चेयरमैन का बयान है। इसी प्रकार के प्रेसिडेंट एसोचैम के द्वारा भी प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के बाद भी समाज के हर वर्ग के लिए अच्छा है। सरकार ने जो बेहतर हो सकता था वह किया है, और पिछले वर्ष की तुलना में 7.2% की बढ़ोतरी भी एक प्रशंसनीय कार्य है। फिक्की फ्लो पूर्व अध्यक्ष जो महिला चैप्टर है, उनके द्वारा महिला व बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री सुपोषण योजना मां और बच्चे दोनों की सेहत को सुधारेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी मील के पत्थर साबित हुए। ऐसे बहुत सारे तबके के, अलग अलग तबके के लोगों ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये प्रतिक्रियाएं इस बात को बताती हैं
कि सरकार की कार्ययोजना एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और सरकार सकारात्मक माहौल में कार्य कर रही है और सकारात्मक माहौल के परिणाम भी स्वाभाविक रूप से सकारात्मक ही होंगे। पिछले 4 वर्ष के दौरान महोदय जो कार्य किए गए, हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर जो कार्य वर्षों में नहीं हो पाए, विगत 4 वर्षों के दौरान ये सभी रास्ते पे आते हुए दिखाई दिए। और हम लोगों ने इस बारे में कहा था, जब 2017-18 में प्रदेश सरकार ने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया था, तब हम लोगों ने 2017-18 के बजट के बारे में कहा था कि हम इसे किसानों को समर्पित कर रहे हैं। 18-19 का बजट हम लोगों ने प्रदेश के औद्योगिक विकास को समर्पित किया था। ओडीओपी की जो योजना देश की आज लोकप्रिय योजना है, वह उसी समय हम लोगों ने फरवरी 2018 में उस योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर कमलों से प्रदेश के अंदर लागू किया था।